नमस्कार दोस्तों, आज QIP का 1079 QIP सीरीज चल रही है। आज इसका हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम में आए हुए हैं और स्टूडेंट्स कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, जैसे एक दो स्टूडेंट होते हैं जो भी स्टार्ट किए हैं QIPs देना, तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, तो वो फ्री माइंड होकर क्वेश्चन पूछा करें, डरे ना करें। एक बच्चा है कि सर मुझे झिझक आती है पूछने में, तो भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्वेश्चन को पूछा करो आराम से आके, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। इन चीज़ों को बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, आपका क्लैरिटी कंसेप्ट पे हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग किसका है। तो देखो, एक वर्ड लिखा है मैमथ। इस वर्ड को देखिए ध्यान से, ये वर्ड लिखा है मैमथ। मैमथ जो स्पेलिंग होती है वो डबल एम आता है, MAMMOTH, ये डबल एम होता है। इसका मतलब होता है विशाल। ये बड़े को बोलते हैं, जैसे बड़ा जानवर होता है बड़े आकार का, मैमथ जो होता है बड़े विशाल आकार को बोलते हैं। निकोटीन में जो स्पेलिंग होती है, ये स्पेलिंग ध्यान रखो, TIEN नहीं होता, TINE, निकोटीन जो होता है। निकोटीन एक दवा है जो नशे की दवाइयों के लिए कोई तो निकोटीन बोलते हैं, दवाई के तौर पर यूज होता है, साल्ट टाइप से है। रिक्शा का स्पेलिंग ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और प्लेटिपस जो होता है उसमें यू के साथ ओ नहीं आता है, ये वर्ड जाएगा प्लेटिपस। ये एक टाइप का पौधा होता है, पौधा है ये, प्लेटिपस एक पौधा होता है, तो इसकी भी स्पेलिंग गलत है। पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, तो रिक्शा का स्पेलिंग करेक्ट है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वही एक्टिव पैसिव का पॉइंट आ गया। एक्टिव पैसिव में मैं हमेशा बताता हूं, सेंटेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट, मस्ट के साथ फर्स्ट। तो देखो, मस्ट तो रहेगा रहेगा ना, जो हेल्पिंग है वो रहेगी रहेगी, तो इसमें मस्ट है, इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी मस्ट है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है मस्ट बी केप्ट, उसमें लिखा मस्ट टू बी केप्ट। आप ध्यान से देखो, क्या इस सेंटेंस में कहीं टू लिखा है? तो अगर यहाँ टू होता तो हम इस ऑप्शन को ले जाते, है ही नहीं, तो ये ऑप्शन जाएगा, बात खत्म। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा, मस्ट बी केप्ट। अब ये वंस प्रोमिसेस कहां से आया, केप्ट कहां से आई थी, चक्कर में मत पड़ना, ये ऑप्शन जाएगा मस्ट बी केप्ट। अपनी हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दो, मेन वर्ब पे ध्यान दो, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, जल्दी देखिए। रीअरेंज करना है सेंटेंस को। शुरुआत की है टेकन टुगेदर दिस। अब दिस सेंटेंस में एक सब्जेक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस के बाद कोई ना कोई वर्ब चाहिए। अब अगर हम दिस के बाद न्यूक्लियर वेपन्स जोड़ देते हैं तो दिस सिंगुलर है, ध्यान से देखो, तो सिंगुलर हो गया ना। तो सिंगुलर के साथ न्यूक्लियर वेपन्स, वेपन्स प्लूरल वर्ड है, ये तो आएगा नहीं, तो आर से तो नहीं जाएगा। अब रहा पी में दिस गिव्स, दिस के साथ में गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, चल जाएगा, ठीक है। और दिस स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ, ये नहीं चढ़ेगा देखो। तो गिव्स ए टोटल ग्लोबल, अब चेक कर लो कौन सा जाएगा, आर से तो जाएगा नहीं। अब दिस गिव्स ए टोटल, अब पी से कितने ऑप्शन है, पी से सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई, यही जाएगा, दिस गिव्स, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बनेगा, दिस गिव्स ए टोटल ग्लोबल, और उसके बाद क्या जोड़ेंगे आप, स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। टन्स ऑफ के साथ क्या जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट आइए, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाली आंसू। ये आपने देखा होगा, कभी मगरमच्छ को देखना, कहीं पे जाओ चिड़ियाघर वगैरह में, तो मुंह खोले पड़ा रहेगा और उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। एक्चुअली हमें लगता है वो आंसू है, लेकिन वो उसको जो ना स्वेट ग्लैंड नहीं होती, जिस वजह से गर्मी में पसीना नहीं आता है, तो उसकी आंखों से जो पानी निकलता है वो स्वेट ग्लैंड ना होने की वजह से निकलता है, हीट एग्जॉस्ट जिसे बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है वो आंसू है। अब रोते हुए मगरमच्छ के पास तुम जाओगे, उसे समझाने के लिए जाओगे, भाई नहीं रोते, वो तुम्हें खा मारेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू। ये दिखावटी होता है, दिखावटी रोना। यहाँ पे रोना धोना खामा खा के चलता रहता है। तो इसमें कौन सा वर्ड जाएगा, फील सैड फॉर अदर पर्सन मिसफॉर्च्यून्स, टू लाफ सो मच दैट योर आईज स्टार्ट टू वाटर, नहीं जाएगा भाई, ये भी नहीं जाएगा। ए पर्सन हु सैडनेस इज नेवर नोटिस्ड, ये भी नहीं। एक्सप्रेशंस ऑफ सोरो दैट आर इनसिंसियर, कि दुख के एक्सप्रेशंस जो उचित या सही नहीं है, मतलब झूठे के एक्सप्रेशंस जो होते हैं, वो ऑप्शन जाएगा डी, क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट आइए, प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ध्यान रखो, ये जो पॉइंट लगा ना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पे तैर जाता है, ये एक नेचुरल चीज है।
प्रोवर्ब मान लो, प्रोवर्ब तो नहीं सॉरी, इसे आप नेचुरल चीज मान के चलिए। कोई भी एक नेचुरल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, नेचुरल फैक्ट जितने होते हैं उनका कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो आपको आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी ठीक है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर और आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यहाँ पे सब कॉमन लिखा हुआ है, कहीं टेंस चेंज नहीं किया है। टोल्ड सेम है, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास और द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास, यहां तक सेम है। सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम है ना, फर्क किस चीज का आ रहा है, इन्वर्टेड कोमास का क्या किया। इसमें दो दैट लगा दिए, नहीं जाएगा। इसमें कंजंक्शन लगाया ही नहीं है, ये भी नहीं जाएगा। इसमें सिंगल दैट है, इसमें हाउ है, हाउ तो नहीं आएगा, ऑप्शन जाएगा सी। मैच कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शन सेम जा रहे हैं, उनको पैरेलल लेके उसमें एक वर्ड ऐसा आएगा जो कॉमन नहीं है, वही वर्ड आपको हेल्प करेगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। विक्रम इंसिस्ट दैट ही वॉज इनोसेंट। अब इसमें ज्यादातर स्टूडेंट पता क्या कर दिए, ए ऑप्शन कर दिए। भाई नहीं, उन्होंने तो रट रखा है इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, ऐसा नहीं है। अगर इंसिस्ट वर्ब है तो इंसिस्ट के साथ में ऑन आता है, ये बिल्कुल सही बात है, इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा। लेकिन ये तब आएगा जब इसके बाद में या तो कोई नाउन लिखा हो या कोई जीरंड लिखा हो, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर कंजंक्शन लगा हुआ है और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से लिखा है तो इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। फिर इंसिस्ट में प्रीपोजिशन आपका नहीं बनेगा। अब ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, 81। हाँ, और इसमें कुछ बच्चे ज्यादातर जो है इंसिस्टेड ऑन ही करके आए हैं, तो ये गलती नहीं करना है। इसमें देखो कंजंक्शन लगा है, दैट ही वाज इनोसेंट, कंजंक्शन है ना, तो सिंपल इंसिस्ट रहेगा। तो इंसिस्टेड सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, इंसिस्टेड दैट, ये ऑप्शन जाएगा। विक्रम इंसिस्टेड दैट। अच्छा, इंसिस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होना चाहिए था, वो है नहीं कहीं भी ऑप्शन में, तो पास्ट टेंस जाएगा। तो इंसिस्टेड दैट। इंसिस्टेड ऑन तब आएगा जब जीरंड या नाउन हो, और इंसिस्ट के साथ कंजंक्शन यानी कि खास तौर से कौन सा, दैट, ये तब आएगा जब बात में एक क्लॉज हो। चलो नेक्स्ट आइए, फिलर भरना है आपको इसमें। देन ही लेफ्ट दी सिलिकॉन वैली, उसने सिलिकॉन वैली को छोड़ दिया, लेफ्ट फॉर है सॉरी, वो सिलिकॉन वैली चला गया। टू हिज ड्रीम ऑफ लॉन्चिंग ए स्टार्टअप, एक नया बिजनेस शुरू करने के सपने को लेके वो सिलिकॉन वैली पहुंच गया। अब ये लिखा है प्रिजर्व, एश्यू, परस्यू, चेरिश। प्रिजर्व का मतलब होता है जब किसी चीज पे हम दृढ़ रहते हैं, ये दृढ़ रहना होता है, अड़िग रहना, डटे रहना किसी चीज पर। एश्यू होता है किसी चीज को पाने के लिए, पीछा करने के लिए। परस्यू भी किसी चीज को पीछा करना होता है, पाना होता है। और चेरिश भी किसी चीज को पाना या पीछा करना होता है। अब देखो, चेरिश का मतलब पालना, ये पालने के सेंस में आता है, पालन पोषण करने के सेंस में। परस्यू होता है किसी चीज का अनुसरण करना होता है, जब हम किसी चीज का पीछा करते हैं, अनुसरण करते हैं, तब आएगा। तो यहाँ बढ़ जाएगा एश्यू। एश्यू का मतलब होता है कंप्लीट करने के लिए या उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो उसने क्या किया कि उसे सिलिकॉन वैली वो बंदा चला गया। लीव फॉर का मतलब है चले जाना, ध्यान रखना पॉइंट समझो। अगर लीव है तो लीव का मतलब है छोड़ना, और अगर सेंटेंस में लीव फॉर है तो इसका मतलब होता है जाना। जैसे उसने कहा ना, ही लेफ्ट फॉर सिलिकॉन वैली, वो सिलिकॉन वैली चला गया, वहां पे चला गया किस लिए, टू अचीव हिज ड्रीम ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू स्टार्टअप, या स्टार्टअप जो भी है, एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए वो चला गया सिलिकॉन वैली। तो अचीव वर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बॉदर का सिनोनिम पूछ रहा है। बॉदर आपने सुना होगा ना, डोंट बॉदर मी। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, ध्यान रखना इस वर्ड को, इसका मतलब है परेशान करना। डोंट बॉदर मी, मुझे बॉदर ना करो, परेशान ना करो। बॉदर मीन्स परेशान करना। अब ये पूछ रहा है परेशान करने का सिनोनिम, ये वर्ड लिखा है ऑब्सीन। अब ऑब्सीन को याद कर लीजिए, सीन तो आपने सुना ही होगा, सीन, सीन दृश्यों को बोलते हैं, दृश्य, आप याद कर लो ना, सीन मीन्स दृश्य, ठीक है। और ऑब्सीन क्या होगा, ऐसे सीन जो ऐबदार लोगों के होते हैं। ऐब से याद कर लो, ऐबदार लोग होते हैं ना, जिन्होंने बड़ा ऐबदार आदमी है, हरामी आदमी है, तो ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। ऐसे सीन जो तुम घर में नहीं देख सकते उन्हें बोलते हैं ऑब्सीन, अश्लील को ऑब्सीन बोलते हैं। एक वर्ड लिखा है बिसेट। बिसेट का मतलब परेशान करना होता है, तो सिनोनिम तो देखो यही चला जाएगा। एक है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब होता है
जब हम किसी चीज को उलझा देते हैं, उलझाना। और ओब्लिवियस से एक वर्ड बना है ओब्लिवियन, ओब्लिवियन तो भुलक्कड़, तो इसका मतलब ओब्लिवियस एक ऐसी चीज, ओब्लिवियन मतलब वो चीजें जो भुला दी जाए, और ओब्लिवियस वो आदमी या ऐसा व्यक्ति जो चीजों को भूल जाता है या उसे इग्नोर कर देता है, उसे बोलते हैं ओब्लिवियस। तो देखो इसका जो सही वर्ड जाएगा वो कौन सा जाएगा, बिसेट। बिसेट मीन्स परेशान करना। ये तो सभी का ज्यादातर ठीक, हाँ कुछ का गड़बड़ हुआ है, बिसेट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कुछ का गड़बड़ हो गया, देखिए इट इज, यही है ना, हाँ यही है, देखो इट इज ऑब्वियसली, अब ये पूछ रहा है क्लॉज टेस्ट है। क्लॉज टेस्ट को मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले एक बार पढ़ा करो, ध्यान से देख लिया करो, थोड़ा सा एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। क्या गलत है, द कॉस्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, के स्कूल की यूनिफॉर्म की कीमत, कॉस्ट, बुक्स की कॉस्ट और स्टेशनरी कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, और एक और चीज है यहाँ पे, क्या चीज है, आर ऑल आर अंडर द मोनोपोली ऑफ स्कूल्स आर नॉट इंक्लूडेड। इसको तो चाहो तो छोड़ दो इस लाइन को, तो आप इतना ध्यान रखिए आर नॉट इंक्लूडेड। ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्कूल की फॉर्म हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, बुक्स हो गई, स्टेशनरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो कौन सी चीज आ सकती है यहाँ पे, जो दिस दोज विच वेन, तो विच वेन तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, सारों की बात चल रही है, एंड दोज, दोज मतलब ये सारी चीजें, दोज आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि स्कूल की जो फीस होती है ना उसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, सिर्फ यही कह देना गलत है। तो भाई साहब आपने कह दिया कि ये चीजें स्कूल में इंक्लूड नहीं है, और भी सारी चीजें हैं। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या, सेकंड ऑप्शन में क्या जाएगा, कुछ यहां भरना है हमें। प्राइवेट स्कूल्स वांट, जो प्राइवेट स्कूल से वो चाहते हैं एडिशनल मनी के, और पैसा मिले फॉर स्पेशल ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स के अलग अलग अवसरों पे, लाइक फेस्टिवल्स, पिकनिक्स। अब यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड में पिकनिक, मतलब उसने क्या किया, फेस्टिवल, पिकनिक, ट्रेवल, टूर, एक्सपेडिशन, एक्सकर्जन, वर्ड जाएगा एक्सकर्जन। एक्सकर्जन होता है सैर सपाटा, ये जो स्कूल वाले घुमा के लेके आते हैं ना आपको, पिकनिक पे घुमा ले, छोटे छोटे फेयर दिखा के ले आए, ट्रेड फेयर वगैरह दिखा के ले आए आपको, वो एक्सकर्जन में आता है। कहीं घूमने फिरने चले गए, पिकनिक पे चले गए, वो एक्सकर्जन। एक्सपेडिशन नहीं होगा, एक्सपेडिशन होता है अभियान। अभियान सुनोगे ना, अटैक करना है कहीं पे जाके, एक कैंपेन चला दे रहे हैं, अभियान करना, तो ये वर्ड नहीं आएगा। टूर एंड ट्रेवल नहीं आएगा, तो वर्ड जाएगा एक्सकर्जन। और सेकंड में पूछ रहा है क्या, ऑकेजनली, रैंडमली, रेयरली और मोस्टली। देखो ध्यान से देखो उसमें क्या पूछ रहा है वो, तो इसमें कहा कि ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं है, तो ये कहना हमेशा गलत नहीं होता, मतलब बिल्कुल गलत है, ऑब्वियसली रॉन्ग है कि सारी चीजें जो है इंक्लूड नहीं है, दोज आर नॉट इंक्लूडेड। बल्कि प्राइवेट स्कूल, कौन से प्राइवेट स्कूल्स, वो तो लिखा नहीं है, तो इसमें जाएगा ऑकेजनली, अक्सर। अक्सर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो क्या करते हैं, ओकेजनली मतलब अक्सर, अक्सर प्राइवेट स्कूल एडिशनल मनी मांगते हैं बच्चों से, पेरेंट्स से, फेस्टिवल के लिए, पिकनिक के लिए, और घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए, और प्रोजेक्ट्स के लिए। इन चीजों के लिए वो सैर सपाटे, घूमने फिरने के लिए आपसे क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी मांगते हैं। एंड दे ऑफन रिकमेंड ट्यूशन फी, सॉरी, वे रिकमेंड भी करते हैं ट्यूशन फॉर द चिल्ड्रन, के बच्चों से कहते हैं बेटा ट्यूशन भी पढ़ा करो। नन ऑफ दिस इन दिस कॉस्ट कैलकुलेशन, नन ऑफ दिस इन दिस कॉस्ट कैलकुलेशन इज काउंटेड। इनमें से कोई सी भी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेशन में काउंट ही नहीं की जा सकती है। देखो क्या लिखा है, नन ऑफ दिस इज काउंटेड इन दिस कॉस्ट कैलकुलेशन। इस कॉस्ट कैलकुलेशन में कुछ भी काउंट ही नहीं होता, सब कुछ आपको एडिशनली पे करना है। द फैमिली दिस बर्डन, इस बर्डन को फैमिली क्या करती है, देखो किसमें, बोर सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा, बियर्स आ सकता है, हेड बोर्ड नहीं आएगा, इज बियरिंग, द फैमिली बियर्स। द फैमिली बियर्स का मतलब है परिवार अब इसे झेलता है, बियर का मतलब है किसी चीज को सहन करना, अब परिवार इस बर्डन को क्या करता है, बर्दाश्त करता है। दीज आइटम्स एंड सिग्निफिकेंटली टू द रेवेन्यू ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, ये जितने भी रेवेन्यू बढ़ाने वाली चीजें हैं प्राइवेट स्कूल के लिए, इनको परिवार क्या करता है, झेलता है बेचारा मजबूरी में। तो ये प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक नेगेटिव कमेंट है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट करते हैं। क्या पूछा भाई इसमें, इडियम का मीनिंग पूछा, और इडियम है वैसे तो प्रोवर्ब भी है प्यूरी, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप हैं, आपके पेरेंट्स को आप हमेशा सुंदर लगेंगे,
और बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको देखना ही पसंद नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति किसी को सुंदर लग सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया को सुंदर लगेगा। सुंदरता क्या है, सिर्फ देखने वालों का एक नजरिया होता है। तो सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में निहित होती है। तो कौन सा जाएगा, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल इफ नो वन कैन सी इट दैट वे, ये तो पॉसिबल नहीं है। टू सी ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स, हमेशा सुंदर चीजों को देखना। इफ वन वॉन्ट्स टू मेक हिज लाइफ ब्यूटीफुल, कि हमेशा सुंदर चीजों को देखो अगर तुम्हें जीवन सुंदर बनाना है, ये भी मीनिंग नहीं है। दैट विच वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटीफुल, एक ऐसी चीज जिसे कोई व्यक्ति सुंदर देखता है और एडमायरेबल मे नॉट बी अपील टू अनदर, हो सकता है वो दूसरे के लिए ऐसा ना हो, हाँ ये ऑप्शन जा सकता है। और फॉर एन इनफैचुएटेड पर्सन इवन बैड क्वालिटीज ऑफ द बिहोल्ड अपीयर, ये नहीं जाएगा, ऑप्शन का जाएगा सी। इसका मतलब सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, यानी कि जो देख रहा है उसका अपना प्रोस्पेक्टिव है, उसका अपना नजरिया है किस चीज को देखने का। आपको कुछ सुंदर लग रही है, जरूरी नहीं वो मुझे सुंदर लगे, और जो चीज मुझे सुंदर लग रही है वो जरूरी नहीं वो आपको सुंदर लगे। होता ना, कई बार देखा होगा बहुत सुंदर लड़की एक काले कलुटे आदमी के साथ जा रही है तो कहते हैं लंगूर को अंगूर मिल गया, कुछ ऐसा बोलते हैं। आप उसकी सिर्फ ब्यूटी देख रहे हैं, फिजिकल चार्म देख रहे हैं उस आदमी का, आंखें भैंगी हैं उसकी, पैर में लकवा मार रहे हैं, हो सकता है उस लड़की ने इनर ब्यूटी देखा हो। तो सुंदरता उस लड़की ने, उस लड़के ने उसके लिए कितना लाइफ में क्या किया होगा जीवन में, या कितना सपोर्टिव बंदा रहा होगा, तो वो सारी चीजें हैं। ब्यूटी लाइज इन व्यूअर्स आईज, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। एक्टिव पैसिव देखो, वो कह रहा है पेंटेड। मैं हमेशा कहता हूँ वॉइसेस में हमेशा वर्ब की फॉर्म पे ध्यान दीजिए। ये पेंटेड लिखा है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो आपको वॉज, वर, इनमें से कोई सा लाना है और पेंट की थर्ड फॉर्म लिखनी है भाई पेंटेड, बस ये करना है तुम्हें। ढूंढो कहाँ है, हैड बीन पेंटेड नहीं होगा, हैड नहीं होगा, वाज पेंटेड हो जाएगा, हैज नहीं होगा, सी ऑप्शन गया, एक ही वर्ड से सेंटेंस खत्म। नरेशन एंड वॉइसेस को वर्ब से फोकस कीजिए, वर्ब कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिज कंडीशन हैज ओनली डेटेरियोरेटेड। डेटेरियोरेटेड का मतलब होता है बर्बाद, खत्म, उसकी कंडीशन बहुत बद से बदतर हो गई। हिज लाइफ हैंग्स विद थ्रेड, अब हैंग्स विद थ्रेड का मतलब होता है धागे से लटकी हुई, जो मुसीबत बनी हुई है। कहते हैं जीवन तो धागा सा लटका पड़ा है, धागा टूट गया तो जीवन खत्म है। तो हिज लाइफ हैंग्स विद थ्रेड, तो कौन सा जाएगा, इज हैंगिंग ऑन थ्रेड्स, हैंग्स बाय ए थ्रेड, हैंग्स ऑन ए थ्रेड, या नो इंप्रूवमेंट। तो उसने कहा हिज कंडीशन हैज ओनली डिटेरियोरेटेड, उसकी जो कंडीशन है वो बर्बाद हो चुकी है। और हिज लाइफ हैंग्स विद थ्रेड, कौन सा जाएगा, देखो हैंग्स विद नहीं होता, हैंग्स बाय ए थ्रेड होता है। विद आता है जैसे छत से टंगा हुआ है तो हैंग्स विद रूफ। बाई होता है उस धागे, जिस धागे से बंधा हुआ उसके लिए बाई आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना अगर एक धागे से कोई चीज लटकी हुई है ऐसे यहाँ पे, तो इस धागे के लिए क्या आएगा, हैंग बाय। तो यहाँ पे आएगा हैंग्स बाय थ्रेड। अब इसमें जो बच्चे करके आए हैं ये तो ठीक ही करके आए हैं, इसको सब ठीक है इसका, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए। रमेश इज फार एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। रमेश इतना एरोगेंट है, घमंडी, जिद्दी, आप इसे कुछ भी मान लीजिए, है कि वो अपने गलतियां से कुछ सीखना ही नहीं चाहता। टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज, कि जो रास्ते जो उसने गलतियां की हैं गलतियों को सीखना ही नहीं चाहता। तो देखो गलतियों से अगर सीखने वाली बात आ जाती है, गलतियों को समझने वाली बात आ जाती है, जैसे एक आदमी है और मैंने कहा कि वो इतना बदतमीज है कि अपनी गलती मानता है या नहीं मानता, बस ये सोचना है। हमने कहा कि आदमी कैसा है, बदतमीज है, आदमी बदतमीज है, और यहां मैंने लिखा गलती नहीं मानता। तो नेचुरल सी बात है बदतमीज आदमी गलती मानेगा ही नहीं कभी भी अपनी। तो ऐसी कंडीशन में T2 और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे द लायन इज टू वीक टू रन, वो कह रहा शेर इतना कमजोर है, कितना कमजोर है कि भाग भी नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन है टू वीक टू रन। ऐसे फार एरोगेंट नहीं होगा, टू एरोगेंट टू लर्न, वो इतना जिद्दी घमंडी है कि भाई सब सीखेगा नहीं, बिल्कुल भी अपनी गलती को मानेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है, रमेश इज टू एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज, कि उसने क्या क्या गलती की हैं उनसे वो सीखेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए, हो जाएगा भाई टू एरोगेंट टू लर्न। वी आर लेट, हमें देर हो गई, बिकॉज माई वाइफ टुक 2 आवर्स, मेरी वाइफ ने 2 घंटे ले लिए टू पुट अप हर मेकअप। पुट अप का मतलब होता है रखना, रखना। अब मेकअप कहीं उठा के तो रखा नहीं है, ठीक है ना, तो पुटअप का सेंस तो बनेगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो ये होगा नहीं।
पुट ओवर जो होता है इसका मतलब है टालना। अब भाई साहब कहीं जाना है और वाइफ मेकअप टाल दे, ये भी पॉसिबल नहीं है कि ले आज मैं मेकअप ही नहीं करती, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। पुटअप मीन्स किस चीज को रखना, कहीं पे उठा के रख देना पुटअप होता है, किसी के सामने को प्रश्न उठा देना भी पुटअप होता है, और कहीं पे ठहरना भी पुटअप होता है, ध्यान रखना। जैसे किसी होटल में, रेस्टोरेंट में आप ठहर गए, रुक गए, वहां के लिए भी पुटअप आता है, तो पुटअप तो होगा नहीं यहाँ पे। तो इसमें पुट खाली वर्ड आएगा नहीं, पुट और मेकअप, तो वर्ड क्या देगा, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, धारण करना, पहनना, या मेकअप करने के लिए भी पुट ऑन मेकअप आता है, क्योंकि मेकअप भी एक टाइप से महिलाओं को पहनना ही होता है, पूरा पूरा ही एंटायरली चेंज करना अपने आप को उन्होंने। तो यहाँ वर्ड जाएगा पुट ऑन हर मेकअप। पुट ऑन मीन्स मेकअप करने की सेंस में आप इसे लगा लीजिएगा, पुट ऑन, और ये भी ज्यादातर सबका सही है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन होता है आविष्कार और नेसेसिटी होती है आवश्यकता। ये कहावत तुमने सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जरूरत होगी तो लोग काम करेंगे, जरूरत ही नहीं है तो काहे को तो हमने एटॉमिक पावर बना ली, काहे को तो AK-47 की जरूरत ही नहीं तो क्या जरूरत पड़ी। लेकिन जरूरत होगी तो चीजें बनाई जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आप वही काम करेंगे जिसकी आपको जरूरत है, तो जरूरत पैदा कर ले। जैसे आपकी जॉब लगनी है, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो जरूरत समझना शुरू कर दो। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो अपने आप पढ़ने में मन लग जाएगा। वही चीज है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कौन सा जाएगा, सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान इज इजी, बड़ा आसान है, इफ वन इज सफिशिएंटली डेस्परेट। इसका तो कोई सेंस बैठेगा ही नहीं। ग्रेट इन्वेंशंस हैपन ओनली इफ यू आर डेस्परेट। देयर इज ऑलवेज ए मदर बिहाइंड एवरी ग्रेट साइंटिस्ट, ये तो बनेगा नहीं। व्हेन द नीड फॉर समथिंग, जब जरूरत हो किसी चीज की, बिकम्स एसेंशियल, जरूरी बन जाती है, यू आर फोर्स्ड टू फाइंड वेज टू गेट इट, यही जाएगा। कि जब किसी चीज को बनाने की जरूरत बन जाती है तो आप मजबूर हो जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऑप्शन जाएगा डी, और इसको भी सभी ठीक ही करके आए हैं। नेक्स्ट आइए। एक पैराग्राफ है, नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल। वो कह रहा है ग्रामर की नॉलेज बहुत जरूरी है फॉर गुड स्पीकिंग, अच्छा बोलने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए। अगर आपको अच्छा बोलना, अच्छा लिखना है तो ग्रामर की नॉलेज आपको जरूरी होती है। इसके द्वारा बाय विच किसी का दिमाग, बाय विच वंस माइंड इज जज्ड, इसके द्वारा किसी को जज किया जा सकता है। एक भाषा से जज किया जा सकता है, ग्रामर से जज किया जा सकता है कि ये बंदा किस स्टैंडर्ड पे काम करता है, कितना पढ़ा लिखा है। स्टडिंग ग्रामर, ग्रामर को पढ़ना मीन्स, इसका मतलब ये है कि हार्ड वर्क, मेहनत चाहिए। इट मस्ट बी लर्नड, इसे देखो लर्नड नहीं बोलते हैं, एक होता है लर्नड, ये एक एडजेक्टिव है। नहीं, इन्होंने उल्टा लिखा है यार। देखो लर्न जो होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जो लर्निड होता है ये काम करता है एज एन एडजेक्टिव। लेकिन कभी कभी जो ना इसका मतलब होता है पढ़ा हुआ, इसे बोलते हैं लर्निड। लर्निड बोला जाएगा जो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पढ़ा लिखा आदमी है। एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिख के आया है, पढ़ा हुआ आदमी कहते हैं, मतलब ये पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। तो जो आदमी इंटेलिजेंट है उसे बोलते हैं लर्निड, व्यक्ति को बोला जाता है। और जो तुमने पढ़ लिया है, जैसे किताब पढ़ लिया, आई हैव लर्न्ड, तो वो बढ़ जाएगा लर्न्ड। तो ये लर्न्ड है और ये लर्निड है, इसे लर्निड बोलते हैं, लर्न्ड नहीं, लर्निड, ठीक है ना। लेकिन प्रोनाउंसिएशन कोई खास वैल्यू नहीं रखता। वो कह रहा है ग्रामर को पढ़ना, पर यहाँ इन्होंने वर्ब की तरह यूज कर दिया। ग्रामर को पढ़ना इसका मतलब ये है कि इट मस्ट बी लर्निड, ये पढ़ा जाए एज ए होल, कंप्लीट पढ़ा जाए, विद नो पार्ट ओमिटेड। ऐसा नहीं कि किसी पार्ट को छोड़ दिया। ग्रामर पढ़नी है तो पूरी पढ़िए। एंड इट डिमांड्स मच थॉट, और इससे क्या होता है, ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, एंड पेशेंस, और धैर्य की जरूरत होती है। बट वंस एक्वायर्ड, लेकिन एक बार आपने इसे सीख लिया, इट कैन गिव ए लाइफ टाइम्स प्लेजर एंड प्रॉफिट, ये तुम्हें जीवन भर खुशियां देगा और जीवन भर तुम इससे कमा पाओगे। इट्स स्टडी, इसकी जो अध्ययन है, रिक्वायर्स नो फिजिकल हार्डशिप, ज्यादा फिजिकल मेहनत की जरूरत नहीं है। नो स्पेशल रूम, किसी स्पेशल कमरे की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। इफ पीपल स्पेंड ओनली देयर लीजर, अगर वो आराम के समय में पढ़ाई कर लें ग्रामर की, दे कुड मास्टर इट इन 1 ईयर, वो 1 साल में ही इसके मास्टर बन सकते हैं। अगर वो जिस टाइम सोते हैं, खाते पीते हैं, मजे लेते हैं, उस टाइम भी पढ़ लेंगे तो 1 साल में मास्टर बन सकते हैं। ध्यान रखो कितने साल में, 1 साल में। इसी से क्वेश्चन उठा लेगा वो। द ऑथर लर्नड इट इन लेस देन ए ईयर, ऑथर ने इसे 1 साल से कम में ही सीख लिया। ऑथर राइटर होगा कोई। एज ए प्राइवेट सोल्जर, जब वो एक प्राइवेट सोल्जर था,
अर्निंग 6 पेंस ए डे, 6 पेंस एक दिन में कमाता था। ही सेट ऑन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पे बैठता था, एंड स्टडीड, पढ़ता था। अनेबल टू अफोर्ड कैंडल और ऑयल, वो कैंडल और तेल वेल को अफोर्ड नहीं कर सकता था। ही रेड इन विंटर, वो सर्दियों में पढ़ता था। बाय फायर लाइट, आग जलती थी उसके पास में। वेर इट वॉज टर्न, जब वो जलती थी, जब उसका टर्न आता था तो वो वहां पे बैठ के, फायर के पास बैठ के उसे पढ़ा करता था। इफ ही कुड मैनेज इट, और अगर वो इस काम को कर सकता है, एंड विद नो आउटसाइड इंकरेजमेंट, और किसी ने उसे प्रोत्साहन नहीं दिया है, देन एनी यूथ, फिर कोई भी युवा, हाउएवर पुअर और बिजी, कितना भी गरीब और कितना भी बिजी हो, कुड डू द सेम, वो भी इसको कर सकता है। तो ये लाइन समझना ना, भाषा के बारे में क्या है, ग्रामर के बारे में उसने कहा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए ध्यान से। उसने कहा व्हाई शुड वी लर्न ग्रामर, हमें ग्रामर क्यों सीखनी चाहिए? टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स, टू डेवलप राइटिंग स्किल्स, टू हैव ए मास्टरी ओवर लैंग्वेज, टू एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। यही लिखा है पहली लाइन में, फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका? डी, एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डज द वर्ल्ड जज ए मैन्स माइंड, किस तरह से एक व्यक्ति के दिमाग को जज किया जाता है? एक दुनिया जो है व्यक्ति के दिमाग को कैसे जज करते हैं? उसकी ड्रेस से नहीं, उसके मैनर से नहीं, उसके अपीयरेंस से नहीं, बल्कि उसके स्पीच एंड राइटिंग से। सेम लिखा भी यहाँ पे, स्पीकिंग एंड राइटिंग, बाय विच वंस माइंड इज जज्ड, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को माइंड को जज किया जाता है। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेन मास्टरी ओवर ग्रामर? 1 ईयर। ये तो आ चुका है, इसमें 1 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा, 1 ईयर। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर? राइटर का ऑक्यूपेशन क्या था पता है? टीचर, आर्टिस्ट, सोल्जर। क्या था? सोल्जर था। पैराग्राफ पढ़ लेना, आराम से समझ में आएगा, सोल्जर था। और लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, लर्निंग कैसी होनी चाहिए? पेशेंस, पेशेंट होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, और हॉलिस्टिक होना चाहिए। हॉलिस्टिक का मतलब पूर्ण, कंप्लीट होनी चाहिए। थॉटफुल होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, पीस मील, पीस मील का मतलब छोटे छोटे खंड में। तो खंडों को तो मना कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट छोड़ दिया, आपको पूरा पढ़ना है उसको। हॉलिस्टिक होनी चाहिए, थॉटफुल होनी चाहिए, रैपिड, रैपिड नहीं होना चाहिए, 1 साल तो 2। थॉटफुल, रैपिड एंड पीस नहीं, ये ऑप्शन जाएगा ए। पेशेंट, धैर्य होना चाहिए, विचार मग्न होना चाहिए, और हॉलिस्टिक होना चाहिए। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, सर्वांगीण, जैसे आपने सुना होगा सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण वर्ड से होता है। तो पढ़ा करो इसे, ध्यान से पढ़ के देखना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, अब ये क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये तो अलग क्वेश्चन है, मुझे लगा उसमें से क्वेश्चन है। ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इसका आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स आ गया, दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। ये तो करेक्ट होगा। देखो, हमें कई बार ये लगता है कि गुरुजी वन ऑफ द के बाद तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। उसने कहा है वो तब होता है जब यही आपने सब्जेक्ट बना दिया हो, जैसे वन ऑफ द ही सब्जेक्ट होता तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर आ जाते, पर यहाँ कौन आ गया? दैट। ये अलग कंजंक्शन सेंटेंस बना। वो कह रहा है जितने भी नॉवेल्स, अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, सबसे अच्छे नॉवेल्स जितने भी रहेंगे, मान लीजिए इस साल 15 नॉवेल्स छपे जो बहुत बढ़िया बिके, सबसे बेस्ट नॉवेल थे 15 नॉवेल जो थे, मतलब 250 नॉवेल छपे, उनमें से 15 नॉवेल्स क्या थे? बेस्ट थे जो इस साल छपे। तो इस साल तो 15 नॉवेल्स बेस्ट हुए ना, और उनमें से ये भी एक है। तो वही तो कह रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ये उन बेस्ट नॉवेल्स में से एक है। किन बेस्ट नॉवेल्स में से? जो इस साल आए हैं। तो इस साल तो अकेला नॉवेल थोड़ी ना आया है, इस साल तो बहुत सारे बेस्ट नॉवेल्स आए हैं, तो इसलिए वर्ब क्या जाएगी? प्लुरल। तो नो इंप्रूवमेंट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना। कुछ बच्चे यहाँ पे हैज करके आ गए होंगे, दैट हैज, तो ये गलती ना करें। जैसे मैंने कहा, पॉइंट समझो कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों में से एक है जो इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो केवल अरविंद केजरीवाल चुनाव थोड़ी ना लड़ेंगे भाई, और भी बहुत सारे लोग लड़ेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल भी लड़ लेगा चुनाव, लड़ लेंगे, जो भी आप बोलेंगे। तो वो बंदा उन लोगों में से एक है जो इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार तो बहुत सारे लोग लड़ेंगे, तो इसीलिए वर्ब क्या जाएगी? प्लुरल जाएगी। समझ जाएंगे? तो ये पॉइंट समझना पड़ता है थोड़ा सेंस में इसमें। और कोई बच्चा नहीं? ठीक है, चलिए भाई, अब इसे कवर कीजिए, कोई डाउट रहे तो इसे पूछ लेना। कल नेक्स्ट QIP के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।